हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की क्लास में जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी वो था आपका रक्त, जो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। और इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि रक्त के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो आपका प्लाज्मा पाया जाता है और दूसरा आपका क्या पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं, यानी कि आपकी ब्लड सेल्स। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। आज जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा रक्त संबंधी रोग, और इसके बाद आपका बस एक चैप्टर और बचा हुआ है, क्या, प्राथमिक उपचार, और आपका साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो आपका चैप्टर है, क्या, रक्त संबंधी रोग, यानी कि रक्त से जुड़े हुए कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला जिसमें रोग है आपका, क्या, एनीमिया। एनीमिया की चर्चा मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी की थी, जहाँ पर मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया था। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। तो क्या रहेगा इसकी, वो आपसे पूछा भी गया, ये 17 और 19 दोनों में ही आपका आया हुआ है कि एनीमिया किसे कहते हैं या एनीमिया में क्या होता है। तो एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दूसरा नाम एनीमिया का क्या है? तो दूसरा नाम है इसका रुधिर क्षीणता। अब इसके लक्षण क्या है कि जब एनीमिया हो जाएगा तो क्या लक्षण रहेंगे? तो सबसे पहला लक्षण है कि ज़्यादा थकान व सुस्ती का अनुभव होगा। त्वचा जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, सफ़ेद पड़ना या पीली दिखना शुरू हो जाएगी। चक्कर, घबराहट, सांस फूलना इत्यादि का अनुभव होगा। साथ साथ जो जीभ और पलकें होंगी ना, उसके अंदर भी क्या आपको दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, यानी कि सफ़ेद ही ज़्यादा नज़र आने लगी। जब ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड का कलर है कैसा, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जब सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन की, यानी कि रक्त की ही कमी हो रही है बॉडी में, तो क्या होगा, ये जो लाल रंग है वो क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। तो क्या होगा, शरीर एकदम सफ़ेद या पीला दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इस रोग के होने के कारण क्या हो सकते हैं और उपचार क्या रहेगा जब ये हो जाएगा? तो पहला कारण इस रोग का रहेगा कि हो सकता है कि रक्तस्राव हो रहा हो शरीर से, यानी कि या तो चोट लग गई हो तो रक्त का बहाव ज़्यादा हो गया, या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें भी क्या है, शरीर से रक्त का बहाव होता ही जा रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है, यानी कि रक्त का शरीर से बाहर निकलना। स्राव का मतलब है रक्त बाहर निकलना। ठीक है। ऐसी कोई बीमारी है जिसमें रक्त का स्राव हो रहा है, या फिर ऐसे चोट वगैरह लग गई, उसमें भी रक्त का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्त बॉडी से निकल गया है, तो उस टाइम पर भी क्या, एनीमिया होने की संभावना रहेगी। और दूसरा है आपका पॉइंट कि लौह तत्वों की कमी से। हम सभी को पता है, बोला जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको संतुलित आहार लेने चाहिए, यानी कि एक बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में आपके सभी पोषक तत्व होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है सारे के सारे पोषक तत्वों की मात्रा जो रहेगी वो संतुलित आहार में पर्याप्त रहती है। ठीक है। पोषक तत्व आपके कौन कौन से आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हो गया आपका, वसा हो गया, प्रोटीन और मिनरल। ठीक है। मिनरल यानी कि लवण। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जब हम लवणों को भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तब भी क्या हो जाते हैं, हमको इनसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे आयोडीन अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। ऐसे कैल्शियम भी क्या है, एक मिनरल है, अगर वो भी हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, हड्डियाँ, दांत ये सब कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। सेम ऐसे ही है आयरन जो होता है, यानी कि लोहा, जो लोहा है आपका, यानी कि लोहा जो है ये क्या काम करता है, ये ब्लड बनाने का काम करता है, रक्त के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जब हम पर्याप्त मात्रा में, हमारी जो खाना हम भोजन खा रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन की मात्रा नहीं होगी, यानी कि आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, एनीमिया होने की संभावना रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा घरों में जो सब्जियां वगैरह बनती हैं वो किस में बनती हैं, लोहे की कढ़ाइयों में बनती हैं, यूज़ करते हैं ना वहाँ पर, इसीलिए करते हैं। ठीक है। चलिए उपचार क्या रहेगा? तो उपचार यही रहेगा, लौह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करें। कुछ ऐसे आपके भोजन में, भोज्य पदार्थ, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें लौह तत्व पाया जाता है, जो आपकी हरी सब्जियां होती हैं। ठीक है। पालक हो गई और हरी सब्जियां जो रहेंगी उनका अत्यधिक सेवन करें। ठीक है।
अगला आपका रोग है पॉलीसीथेमिया। ठीक है, पॉलीसीथेमिया में क्या होता है, ये इस एनीमिया का जस्ट अपोजिट है। एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी होने लगती है, यानी कि आरबीसी का उत्पादन कम होता है उसमें, और इसमें क्या होगा, आरबीसी का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, यानी कि जो रक्त कणिकाएं हैं आपकी, लाल रक्त कणिकाएं, वो अधिक मात्रा में उत्पादित होंगी, उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो इस रोग में आपका लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और ये क्या है, रोग एनीमिया का जस्ट अपोजिट है। एनीमिया में जो आरबीसी होती है उनकी कमी हो जाती है, यानी कि उनके उत्पादन में कमी होने लगती है, तो वो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, पॉलीसीथेमिया को भी याद रखना। और थर्ड है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। माता पिता को है तो संतान में ये रोग आएगा, थैलेसीमिया। और एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रोग में होता क्या है। जैसे एनीमिया में क्या होता है, तो बता दिया कि जो आरबीसी होंगे उनके उत्पादन में कमी हो जाएगी, यानी कि उनकी कमी हो गई। और आपका पॉलीसीथेमिया में क्या होगा कि जो आरबीसी हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, मतलब उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें जो आरबीसी हैं इनका जीवन काल बहुत कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल वैसे है कितना, 120 डेज, और इसमें बहुत कम हो जाता है, ये 17 या 20 दिन रहेगा, यानी कि जल्दी ही वो क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आरबीसी बनी और 120 दिन उनका जीवन काल है, वो 120 दिन से पहले ही क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी बॉडी में। ठीक है, लगभग 20 दिन या फिर आपका 30 दिन भी रह सकता है, जैसा भी रहे। तो ठीक है, इस जिस वजह से क्या होता है, आरबीसी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे 2021 में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रोग में आरबीसी का जीवन काल कम होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कम होता है आपका थैलेसीमिया में। ठीक है, लक्षण क्या रहेगा इसका, थैलेसीमिया का लक्षण होता है कि भूख ना लगना, त्वचा पीली पड़ना या सफ़ेद पड़ना भी हो जाएगा, सांस फूलना, और लगातार इसमें बुखार बना रहता है। ठीक है, तो इसके लक्षण रहेंगे ये। इसके बाद है अगला आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, यानी कि रक्त कैंसर। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता जो है उसमें रुकावट पैदा करना। इसमें होता क्या है, ल्यूकीमिया में इसमें रक्त बनाने वाले जो ऊतक हैं, तो जो कैंसर संक्रमण से जो वो लड़ते हैं ना, उसकी क्षमता में क्या होती है, रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो नाम अलग अलग है, बस चीज़ एक ही है। आपसे पूछ सकते हैं ल्यूकीमिया क्या होता है। ठीक है, तो ये है वही। अब ब्लड कैंसर आए तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, पूछा जा चुका है और इसी नाम से पूछा गया था, ल्यूकीमिया से। ठीक है, अतिश्वेत रक्तता भी कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, एक बार देख लेना, अतिश्वेत रक्तता ऐसा कुछ भी नाम है इसका। ठीक है, अगला है आपका हीमोफीलिया। तो ये रोग भी आनुवांशिक है, जैसे थैलेसीमिया था वैसे ही हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। और इसमें जो ग्रसित व्यक्ति है उसके शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाएगा उस रोगी के में क्या होगा, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक, और ये जो रोग होता है ये पुरुषों में अधिक होता है, पुरुष इस रोग से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। आनुवांशिक है ना, यानी कि महिलाएं क्या करेंगी, वाहक करेंगी, यानी कि महिलाएं संतानों में इसको ट्रांसफ़र करेंगी। ठीक है, आनुवांशिक है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, और महिलाएं केवल वाहक का काम करती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस रोग से वो कौन होते हैं, तो पुरुष होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए जो है वो है क्या, एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है आपका एड्स, पूछा गया था और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई एड्स की डेफिनेशन क्या, वो सॉरी फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की बार बार डेफिनेशन आ रहा है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहली बात ये हो गई, 2016 में पूछी गई थी। इसके बाद पूछा जाता है कि ये किससे होता है, वायरस से या आपका बैक्टीरिया से। तो एड्स जो बीमारी है वो वायरस वाली है, यानी कि विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से होता है। अब आती है बात किस वायरस से होता है, तो एड्स होता है आपका HIV वायरस से। ठीक है, पूछा क्या जाता है, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। और इस HIV की फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपसे पूछी ही गई थी 2020 में। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एड्स क्या संक्रामक रोग है या फिर असंक्रामक रोग है। तो एड्स जो है वो एक संक्रामक रोग है। भाई संक्रामक और असंक्रामक क्या होते हैं? तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कांटेक्ट में आने पर क्या होते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए तो ये रोग फैलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि संपर्क में आने से ये फैलते हैं। और असंक्रामक आपके ऐसे रोग होंगे जो संपर्क में आने से फैलेंगे नहीं। सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं तो किसका दे सकती हूँ? सर्दी खांसी का। ठीक है, खांसी जुकाम आपने देखा होगा, अगर किसी एक को है खांसी जुकाम तो दूसरे को बहुत जल्दी लग जाता है, जो उसके आसपास रहे होंगे व्यक्ति, संपर्क में रहे होंगे तो उनसे, यानी कि वो क्या है कि एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाता है। और असंक्रामक में आपका आ जाएगा क्या? मधुमेह हो गया, यानी कि डायबिटीज़ हो गई है, बीपी हो गई है। ये जो बीमारियां रहती हैं असंक्रामक है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलेंगी नहीं। अगर आप उस व्यक्ति के पास बैठे हैं तो उससे उसकी जो डायबिटीज़ है वो आपको नहीं लगेगी। ठीक है, बैठने से नहीं लगेगी। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को। और असंक्रामक में क्या है, अगर आप उसके पास बैठे हैं, उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप जो कोई है जिसे खांसी है या जुकाम है और उसके जस्ट सामने आप बैठे हुए हैं तो आपको वो रोग लग सकता है। ऐसे ही आपने टीबी की बीमारी सुनी होगी, किसकी? ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ना, टीबी, जिसमें खांसी बहुत होती है, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल रोगी को अलग कर दिया जाता है। अभी कोविड बहुत चला था, कोरोना, वो भी क्या था, संपर्क में आने से फैल रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो भी संक्रामक रोग में ही आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब इस रोग में होता क्या है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर एड्स की जो बीमारी है इसमें क्या होता है। तो इस एड्स की बीमारी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। कौन करती हैं भाई? तो WBC करती हैं कि नहीं? तो बस इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसी दूसरे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी हमारे शरीर की, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई तो सीधी सी बात है, क्या प्रभावित हो रही होंगी बॉडी में? तो WBC प्रभावित हो रही होंगी, क्योंकि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है शरीर में? WBC ही देती हैं। बताया था ना, इनका काम ही क्या है? प्रतिरोध क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करना ही WBC का काम है। ठीक है, तो अब क्या क्या पॉइंट रहेंगे एड्स के, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो भाई एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद बात करते हैं एड्स कैसी बीमारी है। तो वायरस जनित है। कौन से वायरस से होती है? HIV वायरस से होती है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक संक्रामक रोग है, साथ साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और WBC जो है वो प्रभावित हो जाती हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, कि कैसे हो सकता है? तो अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें, ऐसा नहीं कि उसने अगर जैसे मान लीजिए कि उसकी जो कंघी है जिससे वो बाल अपने कंघी करता है, आप उसकी कंघी यूज़ कर लो तो आपको एड्स हो जाएगा? नहीं। अगर आप उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो एड्स हो जाएगा? नहीं, ऐसी चीज़ों से नहीं होता। बट क्या है, ब्लड से ब्लड अगर संपर्क में आ जाएगा, उसने इंजेक्शन कोई यूज़ किया है या उसने कोई सुई यूज़ की है, उसने कोई ब्लेड वगैरह यूज़ किया है, ठीक है, शेविंग वगैरह में, और वो अगर आपने यूज़ किया तो उससे एड्स हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझना कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें कौन कौन सी, इंजेक्शन और सुई, अगर कोई व्यक्ति सही है वो यूज़ कर लेता है तो उसको एड्स होने की संभावना रहेगी। ठीक है, साथ खाने से और बैठने से नहीं होता। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने से, कोई व्यक्ति जिसे एड्स की बीमारी है और उसने अपना रक्तदान कर दिया किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसको एड्स हो जाएगा। एड्स जो है वो पीड़ित माँ से जो है उनकी संतानों में आ सकता है, कि अगर कोई माँ जो है वो एड्स से पीड़ित है और वो जो बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे में एड्स होगा। और संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क करने से भी क्या हो जाता है, एड्स की बीमारी। तो इन कारणों से ये फैलती है। इसके बाद इसके लक्षण क्या है? तो थकान और तनाव रहेगा, स्किन पर रैशेज, यानी कि लाल लाल जो आपके होते हैं रैशेज पड़ना शुरू हो जाएंगे, बुखार रहेगा और वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण रहेंगे। और नोट पॉइंट है आपका कि एड्स, ये पूछ लिया जाता है कि जो एड्स की बीमारी है, मतलब इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है या एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स की टेस्टिंग के लिए करते हैं आपका एलिसा परीक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नोट डाल के बस इसीलिए लिखा हुआ है, तैयार रखिएगा इसको। अगला आपका रोग है हेपेटाइटिस बी। वैसे तो हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ए होता है, बी होता है, CD, ये सब होते हैं, बट आपके सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ बी दिया था। बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक बीमारी भी बोल सकते हैं, बट हाँ अगर टाइम पे पता लग जाता है तो हम इंसान को बचा भी सकते हैं। ये भी आपकी एक विषाणु जनित बीमारी ही है, विषाणु जनित रोग है और संक्रामक रोग भी है। इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है अगर कोई पूछे तो क्या है, तो इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है आपका लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, इस यकृत में क्या होता है, सूजन आ जाती है या फिर जलन पैदा करने लगेगा। और अगर आपको बहुत टाइम बाद पता चला कि हमको हेपेटाइटिस बी है, बहुत टाइम तक इग्नोर करते, एकदम शुरू में कोई भी बीमारी आपको है शुरू में तो पता चलती ही नहीं है, बहुत टाइम जब गुजर जाता है तब पता अगर चलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यकृत खराब भी हो सकता है। और सबको पता है लीवर सबके पास क्या है, एक ही है, एक इकलौती एक ही चीज़ है जो डबल होती है, क्या, किडनी। ठीक है, एक किडनी अगर खराब हो गई तो दूसरी उस टाइम काम करती रहेगी, बट यकृत में तो ऐसा नहीं है, एक ही है, वो खराब तो फिर क्या है, सभी खराब। ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी में सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिवर प्रभावित होता है। और लक्षण क्या रहेंगे, तो आपका लक्षण रहेगा उल्टी, पीलिया, पीलिया में भी आपका यकृत पे ही इफेक्ट पड़ता है, भूख कम लगना और खुजली। ठीक है, ये सारे इसके लक्षण हैं। और कारण क्या है, तो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा रक्तदान करना, ये संक्रामक रोग है। ये जो आपका एड्स और हेपेटाइटिस हो गए, इसमें रक्त के साथ संपर्क होगा तब मतलब तब ये बीमारी फैलेगी। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं तो बीमारी फैल जाएगी उसके साथ। ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई सुइयों को या इंजेक्शन को अगर प्रयोग किया गया है तो भी क्या होगा, आपका ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको रोकने के उपाय क्या रहेंगे, साफ सफाई रखें। हाँ, इस बीमारी में एक चीज़ और है कि जो हम बाहर का खाना खा लेते हैं ना, बाहर की चीज़ें हो गई या बहुत ज़्यादा गंदगी रखना आसपास, इनसे भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, फैलती ज़्यादा है, तो यहाँ पर रोकने का उपाय रहेगा कि साफ सफाई रहे, बाहर की चीज़ों का या बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, उनसे जितना हो सके बचें, संतुलित आहार खाएँ। और टीका वगैरह जो है वो हेपेटाइटिस के जो बच्चों में ही टीके लग जाते हैं, तो वो टीके वगैरह जो बच्चों को हैं ज़रूर लगाएं, जिससे क्या हो, नहीं होगा आपका रोग। आगे आपका जो चैप्टर है वो है सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार, तो इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे और कल आपका जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।